नमस्कार। राजनीति में कुछ लड़ाइयां आंकड़ों से जीती जाती हैं और कुछ दिलों से। आज हम असम के धेकिया ज़ूली की कहानी पर गौर करेंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक बहुत बड़े चुनावी अंतर को पाटने की चुनौती आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। चलिए इस पूरे चुनावी गणित को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस विश्लेषण की शुरुआत हम सिर्फ एक नंबर से करते हैं, 35,070। ये 2021 के चुनाव में जीत का अंतर था। देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो यहाँ के राजनीतिक मैदान को तय करती है। हमारी पड़ताल असल में यहीं से शुरू होती है। देखिए, आजोली असम के सोनितपुर जिले में बसा हुआ है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से खेतों और चाय के बागानों पर ही टिकी हुई है। और आप जानते हैं, यही वजह है कि यहाँ की राजनीति भी जमीन से जुड़े मुद्दों जैसे बाढ़, रोजगार और स्थानीय पहचान के ही आसपास घूमती रहती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 35,000 वोटों की इस गहरी खाई को आखिर पाटा कैसे जाए। इसका जवाब कहीं ना कहीं 2021 के चुनावी नतीजों में ही छिपा है। तो आइए उन आंकड़ों को जरा खंगालते हैं और देखते हैं कि मतदाताओं का फैसला उस वक्त क्या था। ये डोनट चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को काफी हद तक साफ कर देता है। 2021 में बीजेपी को लगभग 57% वोट मिले, जबकि कांग्रेस करीब 36% पर ही सिमट गई। इससे ये एकदम साफ पता चलता है कि मौजूदा विधायक की पकड़ कितनी मजबूत थी और विपक्ष के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी है। अब एक बात जो इस सीट को बहुत दिलचस्प बनाती है वो है इसका इतिहास। देखिए, आज को समझने के लिए हमें इसके अस्थिर राजनीतिक अतीत को देखना ही होगा। धेकिया ज़ूली कभी भी किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। ये टेबल धेकिया ज़ूली की राजनीतिक अस्थिरता को साफ दिखाती है। 90 के दशक में कांग्रेस, फिर लगातार 3 बार असम गण परिषद यानी एजीपी का दबदबा, उसके बाद कांग्रेस की वापसी और अब लगातार 2 बार से बीजेपी। ये पैटर्न साफ बताता है कि यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं हैं। ये एक असुरक्षित सीट है। और ये देखिए, बीजेपी की 2016 की जीत कोई एक बार की घटना नहीं थी। 2021 में उन्होंने अपना वोट शेयर लगभग 50% से बढ़ाकर करीब 57% कर लिया। ये दिखाता है कि पार्टी ने सिर्फ सत्ता ही नहीं जीती, बल्कि इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को भी और मजबूत किया है। यहाँ के मतदाता काफी जागरूक हैं। मतदान का जो प्रतिशत है वो लगातार 70 से 82% के बीच रहा है। इसका मतलब है कि लोग उदासीन नहीं हैं, वो सक्रिय रूप से अपना फैसला सुना रहे हैं। और जब मतदाता इतने सक्रिय हों तो हर शिकायत और हर वादा और भी ज्यादा मायने रखता है। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की भी पहचान है, जहां एक जिम्मेदार नागरिक सूचना के आधार पर अपनी राय रखता है। ठीक है, तो अब तक हमने आंकड़ों की बात की, लेकिन चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल तो नहीं है। इन नंबरों के पीछे लोगों की कहानियां हैं, उनकी उम्मीदें हैं और उनकी नाराजगी छिपी होती है। तो आइए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि लोगों के मन में असल में क्या चल रहा है। तो जमीन पर असंतोष की वजह क्या है? वजह है प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे घर, टूटी हुई सड़कें, युवाओं के लिए नौकरियों की कमी और बाढ़ जैसी समस्याओं की अनदेखी। देखिए, ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो चिंगारियां हैं जो सत्ता विरोधी लहर को हवा दे सकती हैं। ये एक वाक्य जो स्थानीय भावना को दिखाता है, असल में पिछली स्लाइड के सभी मुद्दों का सार है। ये टूटे हुए वादों और अधूरी उम्मीदों की कहानी कहता है, जो किसी भी चुनाव में एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन सकता है। तो धेकिया ज़ूली का मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं है, नहीं, ये 2 अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच की लड़ाई है। एक तरफ एक मजबूत संगठनात्मक मशीनरी है और दूसरी तरफ एक पुरानी विरासत। यहाँ पर 2 अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की सीधी टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस है जिसकी ताकत उसकी ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन जमीनी संगठन कमजोर पड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जिसकी ताकत उसका मजबूत बूथ नेटवर्क और प्रभावशाली सोशल मीडिया उपस्थिति है। इस स्थिति को समझने के लिए संगठनात्मक क्षय की इस अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी पार्टी का जमीनी ढांचा कमजोर हो जाता है तो वो मतदाताओं से कट जाती है। तो विपक्ष के लिए असली चुनौती सिर्फ एक नया संदेश देना नहीं है, बल्कि इस टूटे हुए जमीनी जुड़ाव को फिर से बनाना है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए एक असरदार रणनीति क्या हो सकती है? ये विश्लेषण एक संरचित योजना का सुझाव देता है, एक ब्लूप्रिंट जो पहचाने गई समस्याओं का समाधान करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, लोगों के कल्याण और अधिकारों पर ध्यान देना, जैसे रुके हुए घरों को पूरा करना। दूसरा, स्थानीय पहचान और न्याय की रक्षा करना।
तीसरा, अपनी संगठनात्मक शक्ति को फिर से बनाना। और चौथा, मतदाताओं के साथ सीधा और असरदार संवाद स्थापित करना। यहां भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क का ध्यान रखना भी अहम है, जो लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करने पर जोर देता है। और इस पूरी रणनीति का जो मूल सिद्धांत है वो इस एक लाइन में छिपा है। प्राथमिकता बड़ी बड़ी रैलियां या भीड़ इकट्ठा करना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर लोगों का विश्वास फिर से जीतना है। याद रखिए, विश्वसनीयता ही जीत की असली कुंजी है। तो हम इस सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। क्या डेटा और विश्वास पर बनी एक रणनीति देखियाजुली में शासन की एक नई इबारत लिख सकती है? इसका अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य।